हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल 6 करा दिया था। 4.1 एक्सरसाइज करा दी थी। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल 6 करा दिया था। अब ये आता है हमारा एग्जाम्पल 7। प्रॉपर्टी के आधार पर वो हमसे हल करवा रहा है। अब वो कह रहा है प्रॉपर्टी सेकंड के आधार पर इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो प्रॉपर्टी सेकंड ये थी हमारी कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, यानी डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने कितनी आती है, तो चिन्ह बदलता है या नहीं ये हम देखेंगे। तो मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करूँ तो डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा 2, ये कटेगा तो क्या आएगा हमारा 0.45 -7। फिर मैं इसको लूँगी -3, तो ये कटा 641 -7। फिर मैं +5 लूँगी, प्लस प्लस आता है तो ये कटा 6015, ये आएगा 6015। चेक कर लेते हैं। 2 लिया हमने तो 0.45 -7 -3 लिया हमने 641 -7, 5 लिया तो हमने 6015। सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान कितना आएगा 2 इंटू -7 की 0 हम करेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस का आ गया 20। फिर ये +3 हो गया, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 42 और माइनस का 4 ये आ गया, और +5 इंटू 30 आ गया, और इसकी करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया -40, और ये 42 तो 46 हो गया, माइनस का 46 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 138 हो गया। 3 × 18, 3 × 12 13, 138 माइनस का 138 हो गया, और प्लस 150 हो गया। तो 138 और 40 जोड़ लेते हैं हम, 8 4 3 7 178 में से 150 घटा देते हैं 8 2, तो माइनस का 28 आया, यानी माइनस का 28 आया डेल्टा बराबर। अब हमें रो या कॉलम को चेंज करके हमें देखना है क्या सारणी का चिन्ह बदल जाता है। अगर ये -28 आया है तो +28 आना चाहिए, चिन्ह बदल जाता है। तो हम अब इसको प्रॉपर्टी के आधार पर प्रूव करेंगे। मैं क्या करती हूँ, R2 R3 को चेंज कर देती हूँ, यानी R2 इंटरचेंज टू R3, रो को चेंज कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 -3 और 5 तो ऐसे ही रखूँगी मैं। इसको इनको चेंज किया है मैंने 1 5 -7 और ये 604। तो वो यही कह रहा है कि चिन्ह बदल जाता है। अगर ये माइनस आया तो ये प्लस आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये वही मैं R1 के सापेक्ष ले रही हूँ। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसी के सापेक्ष कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के सापेक्ष भी आप कर सकते हो। तो इसको मैं डेल्टा 1 मान लेती हूँ। डेल्टा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू ये काटा तो 5 -7 04, ये आ गया। 2 लिया तो ये कटा, ये 5 -7 04, और ये -3, इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ -3 और नहीं 3 -3 ये हो जाएगा। तो ये कटा 1 -7 64, ये आ जाएगा। ये कटेगा 1 -7 64 और +5 लिया मैंने तो क्या बचा हमारा 1560 ये आएगा 1560। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये प्लस का 20 हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस प्लस का 3 हो गया, ये तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 42 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा +5, ये तो 0 हो गया 30 हो गया। तो ये सब प्लस में आ रहे हैं। 20 × 40 हो गया, प्लस 42 है 46 हो गया। 46 के भी मैंने मल्टीप्लाई करी तो 138 आया था, नहीं मैं 46 हो गया 46, और मैं 3 की मल्टीप्लाई करी हमने, चिन्ह की गड़बड़ तो नहीं हो गई। यहाँ करा 2 इंटू मैंने किया था 1 5 -7 604, तो 2 लिया मैंने तो 5 -7 04 हो गया, और फिर -3 हो गया, ये हो गया 1 -7 64 हो गया, +5 लिया मैंने 1560, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा 2 हो गया, 5 × 20 हो गया, ये 0 हो गया मेरा, प्लस हो गया ये 3 हो गया, ये हो गया 4
और माइनस माइनस प्लस का हो गया 42, प्लस 5 हो गया, ये 0 का माइनस का 30 आएगा, ये माइनस का 30 कि ये 0 हो गया -30। तो ये हो जाएगा कितना आया था हमारा 42 46 6 यानी 138 आया था ये, और ये -150। तो अब ये हो जाएगा 138 और 150 में से 138 से 12 और माइनस का 12 आएगा, वही घटाएंगे तो प्लस का 28 हो जाएगा। तो ये प्लस का चिन्ह बदल गया, देखिए पहला -28 आया था और डेल्टा 1 का कितना आ गया प्लस का 28। तो इसलिए वो यही कह रहा है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड थी हमारी। तो बच्चों आया होगा समझ में, पहले हमने साधारण सारणी का मान निकाल लिया, -28 आया, अब हमने रो या कॉलम को इंटरचेंज करके निकाला मान, तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी किसी रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो माइनस को बाहर निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था एग्जाम्पल 7। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है हमारा, एग्जाम्पल 8 दे रहा है हमें डेल्टा इज इक्वल टू दे रहा है वो हमें 3 2 3 और 2 2 3 2 2 3 और दे रहा है 3 2 3 3 2 3। तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम या 2 रो या 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम अगर समान होते हैं तो सारणी का मान 0 आता है। तो हम इसमें सॉल्व कर देते हैं। वैसे ये 2 एक से आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के आधार पर कि सारणी का मान 0 होगा, लेकिन हम फिर भी हल करके दिखा देते हैं इसको। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ये कटा 2 3 2 3, फिर -2 ये कटा 2 3 3 3 प्लस 3 लिया हमने, तो ये और ये कटा 2 2 3 2, ये आ गया। सॉल्व किया हमने 3 इंटू ये हो गया 6 -2 लिया, तो ये 6 माइनस के 9 हो गया ये, और यहाँ से लिया +3, तो ये हो गया 4 - 6, ये आ गया। तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस के, ये माइनस का 3 बचेगा तो प्लस का 6 हो गया, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा तो माइनस का 6 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 0। तो ये 0 आता है सारणी का मान। तो ये प्रॉपर्टी भी सिद्ध हो जाती है हमारी। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हमारे आइडेंटिकल हैं, समान हैं, तो सारणी का मान 0 होता है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 रो आइडेंटिकल होने के कारण सारणी का मान 0 होगा। ये मैंने हल करके भी दिखा दिया है कि किस तरह ये 0 होता है। चलिए आ गया है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 कह रहा है वो, सारणिक दे रहा है वो हमें 102 18 18 36, और फिर वो दे रहा है 134 134 17 3 और 6, ये दे रहा है। इसका मान निकालिए, वैल्यू कह रहा है मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम मान? देखिए, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी चीज़ अगर कॉमन आ रही है, बड़ी संख्या है, तो पहले ये देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, जिससे कि सारणी का मान हमें थोड़े से ये एलिमेंट्स जो है हल्के हो जाएं। तो मैं ये देख रही हूँ यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं इस 6 को बाहर ले सकती हूँ। 6 लिए हमने, 17 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और ये 1 3 4 17 3 6। तो आप लिखेंगे R1 में से 6 कॉमन लेने पर मैंने देखा ये संख्याएं बड़ी हो रही हैं। अगर R1 में से या R2 में से, वैसे 3 इसमें से भी आ रहा था, C2 में से, 2 इसमें से भी आ रहा था, जिसमें भी है ना कॉमन आ सकता है। 3 इसमें से लेती, 2 इसमें से लेती, तब भी यही चीज़ आ जाती। तो मैंने सीधा R1 में से निकाल लिया, 6 बाहर निकाल लिया। अब मैंने देखा ये वाली रो और ये वाली रो दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होने की वजह से सारणी का मान कितना हो जाएगा? 0।
तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 बराबर 0, क्योंकि R1 तथा R3 कॉमन है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हैं। ये आप आंसर में लिखेंगे। तो आगे बच्चों समझ में, इस तरह से हम निकालते हैं। कोई भी बड़ी संख्या है तो पहले सबसे पहले किसी रो या कॉलम में ये देखो कि किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो उसको बाहर निकालने की पहले कोशिश करो, जिससे कि अंदर की जो सारणी हमारी हल्की हो जाए, फिर हम मान निकालें उसका। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 था, समझ में आ गया होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, वो दर्शाइए कि, शो करिए। वो कह रहा है कि ए बी सी और a + 2x, b + 2y, b + 2y और c + 2z, और दे रहा है x y z, ये दे रहा है। वो सपोज कर रहा है ये डेल्टा बराबर है। तो देखिए ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो अवयवों का योगफल है या दो से ज़्यादा का भी है तो उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं इसको दो सारणिक में तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ए और x, और ये हो जाएगा बी और y, ये हो जाएगा सी और z। एक तो मेरी ये हो गई प्लस, अब बचा क्या यहाँ से a, यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से x बचा, b 2y बचा यहाँ से, और y यहाँ से c 2z और z। इस तरह से मैंने तोड़ी। मैंने ये प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर किसी सारणिक में दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल है किसी रो या किसी कॉलम में, तो हम उसको सारणी को अलग अलग प्लस करके अलग कर सकते हैं, फिर उनको हल करके उनको जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होता है, देखिए ए बी सी तो रो मेरी कॉलम आ रही हैं, तो आप लिखेंगे R1 तथा R2 आइडेंटिकल होने पर, आइडेंटिकल है ना, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस इसमें मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इसको अगली लाइन में लिख दूंगी, दोनों को एक साथ कर दूंगी। इसको अभी मैं मिटा देती हूँ, इसको मैं अभी ऐसे रखती हूँ, ए बी सी एक्स वाई जेड, दोनों को एक साथ कर दूंगी मैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए बी सी ये तो है ही है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 बाहर ले लेती हूँ, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो आप लिखेंगे इसमें R2 में से 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर, तो ये मैंने 2 कॉमन लिया है। अब हम देखते हैं कि इसकी R1 और R2 दोनों कॉमन है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट में R1 तथा R2 आइडेंटिकल होने पर, आइडेंटिकल हैं, अतः सारणी का मान 0, मान 0 है। सेकंड में भी देखिए एक्स वाई जेड। सेकंड में आप लिखेंगे R2 तथा R3 आइडेंटिकल हैं, अतः सारणिक का मान 0 होगा, सारणिक का मान 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया प्लस ये 0 हो गया, तो बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही सिद्ध करवा रहा है केवल कि अगर कोई भी रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक का अगर योगफल के रूप में दे रखा है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, और अलग करके सारणी का मान निकाल के उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सारणी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों में आइडेंटिकल आ रही हैं रो हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 हो जाएगा। तो यही 0 आ रहा है, गुणधर्म 3 और 4 के प्रयोग करने पर उसने ये लिखा हुआ है।
अब आता है हमारा एग्जाम्पल 11। एक और करा देती हूँ इसमें, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में दे रहा है प्रूव करना है, प्रूव दैट सारणिक दे रखा है, डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी। फिर दे रहा है वो 2a और 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, और इधर दे रहा है वो 4a प्लस 3b और प्लस 2c। फिर दे रहा है 3a 6a प्लस 3b और क्या दे रहा है 10a प्लस 6b प्लस 3c, और प्रूव करके लाना है हमें ये बराबर a क्यूब की। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ये हमने मैट्रिक्स में आपको बताया था कि किस तरह से हम शून्य करते हैं किसी भी रो या किसी कॉलम के अवयवों को। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, अगर मैं R2 को R2 में चेंज करूँ, R2 माइनस 2R1, अगर मैं R2 में चेंज करूँ R2 माइनस 2R1, तो ये मेरा शून्य हो जाएगा। देखिए सारणिक में जितने भी अवयवों को आप शून्य कर सकते हैं किसी रो के या किसी कॉलम के, तो आपको सारणी का मान निकालने में आसानी रहेगी, यानी कैलकुलेशन आपको हल्का हो जाएगा। तो मैं R2 में चेंज कर रही हूँ R2 माइनस 2R1, तो ये क्या हो जाएगा, R2 में चेंज करना R2 माइनस 2R1, तो 2 की मल्टीप्लाई करूँगी मैं। अब मैंने इसमें तो कोई चेंज नहीं करा है, R2 में चेंज करा है R2 माइनस 2R1, तो इसमें चेंज करूँगी मैं, यानी ये हो जाएगा ए R2 में चेंज करूँगी ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिखूँगी मैं। अब R2 में चेंज करना है मैं, मुझे R2 कितना है 2a माइनस 2a, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b, और माइनस में जब 2 की गुणा करूँगी तो माइनस 2a माइनस 2b हो जाएगा। तो 2b से 2b कैंसिल हो गया, a आएगा खाली, क्या आएगा खाली a आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब R2 में चेंज करें R2 माइनस 2R1, तो R2 कितना है 4a प्लस 3b प्लस 2c और माइनस 2R1, 2 की इसमें गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, ये हो जाएगा। तो 2c से तो 2c कैंसिल हो गया, इसमें इसको घटाया तो 2a बचा है, इसमें इसको घटाया तो प्लस b बचा, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने उसमें मैट्रिक्स में निकाला था, सेम उसी तरह से। और इसको मैंने ऐसे रखा 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c, इसको ऐसे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगी मैं, R3 में चेंज करूँ मैं R3 माइनस 3R1, ये चेंज करूँ। R3 में मैं क्या करूँ R3 माइनस 3R1, तो मैंने इसमें तो कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ आएगा नहीं, मैं इधर कर देती हूँ, ये बराबर, यानी R3 में चेंज कराया तो ये तो मैं ऐसे लिखूंगी a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। R2 भी ऐसे लिखूंगी 0a और 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अब R3 में चेंज कर रही हूँ R3 माइनस 3R1, R3 कितना है मेरा 3 माइनस 3R1, तो माइनस 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब R3 कितना है मेरा 6a प्लस 3b और माइनस की 3 से गुणा करूंगी इसमें, तो माइनस के 3a माइनस 3b हो जाएगा, तो 3b से 3b कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3। अब R3 कितना है मेरा 10a प्लस 6b प्लस 3c और माइनस करूंगी इसे, तो माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c हो जाएगा, तो 3c से 3c कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3a नहीं a है ये खाली, नहीं मैंने क्या करा है 10a है, सॉरी 10a प्लस 6b प्लस 3c है, इसमें 3 की गुणा करी तो माइनस का 3a हो गया, ये मैं नीचे लिखा हुआ है माइनस का 3a माइनस का 3b माइनस का 3c, तो 3c से 3c कैंसिल हो गया, 10a में से 3a घटाएंगे तो आएगा 7a और 6b में से 3b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3b प्लस का 3b, तो ये आया मेरे पास। अब ये दो मेरे शून्य हो गए। अब मुझे सारणी का मान निकालने में आसानी हो जाएगी।
अब मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर चाहे तो आप एक शून्य और बना सकती हैं इसको कि R2 में 3 की मल्टीप्लाई करके मैं इसको शून्य बना सकती हैं आप, या इसको भी बना सकती हैं, किसी को भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने 2 ही लेके चल रही हूँ मैं। तो ये बराबर हो जाएगा C1 के सापेक्ष करेंगे तो A इंटू ये कटा तो क्या आ जाएगा A 2A प्लस B और 3A 7A प्लस 3B। इतना आ रहा होगा बच्चा समझ में। 2 मैंने 0 का लिए बिल्कुल मैट्रिक्स में जैसे मैंने बताया था उसी के आधार पर मैंने ये दोनों एलिमेंट दोनों अवयवों को 0 किया है। अब मैं इसी के सापेक्ष मैं प्रसार कर रही हूँ। मैं लिखा है C1 के सापेक्ष तो A इंटू ये कटा तो ये आ गया माइनस के, ये प्लस माइनस प्लस होता है तो -0, ये जो भी आएगा 0 हो जाएगा, और फिर +0 ये जो भी आएगा 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। जब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो केवल ये बचा मेरे पास। तो इसको बचने के लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी इनकी। इसको मैं मिटा देती हूँ। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा A इंटू मल्टीप्लाई करेंगे A की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस इसकी इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा ये 6A स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 3AB, ये आ जाएगा। देखिए इसकी इसमें करी 7A स्क्वायर प्लस 3AB हो गया। अब ये माइनस आएगा तो माइनस का 6A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3AB, तो 3AB से 3AB कैंसिल हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा A इंटू इसमें से घटाएंगे तो A स्क्वायर बचेगा बराबर A की। यही प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। हमने यही किया क्योंकि लंबे लंबे एलिमेंट्स दे रखे थे हमें सारणी में, हमने उनको हल्का किया। यानी ये कोशिश करते हैं सारणी में कि डिटरमिनेंट निकालते समय कि कोई भी रो या किसी भी कॉलम के 2 कम से कम अवयव हमारे शून्य बन जाएं, और शून्य ना बने तो हल्के हो जाएं काफ़ी, और ज़्यादा शून्य हो जाएं तो और अच्छी बात है, सारणी का मान निकालने में हमें आसानी होती है क्योंकि ये हमारे शून्य हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये शून्य हो जाएंगे, इसलिए ये आसानी होती है। तो बच्चों आशा समझ में आया होगा। आज का एपिसोड इतना ही। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12 अगले एपिसोड में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।